third lecture of our series for class 10th NCERT for chapter resource and development. तो as of now हम resource and development में resource के बारे में पढ़ चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि resource को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हम land के बारे में भी काफ़ी कुछ देख चुके हैं और अब हम जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो रहने वाला है आपका लैंड यूटिलाइजेशन। तो हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज लैंड यूटिलाइजेशन। सो अगर आप लेमन टर्म्स में एक सिंपल लैंग्वेज में जो आप इसमें लिख सकते हैं तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये रहेगी कि लैंड यूटिलाइजेशन एक तरीका है जिस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल एक कंट्री का अपने लैंड को इस्तेमाल करता है और जिस हिसाब से उस देश का लैंड यूज हो रहा है उसको हम एक डॉक्यूमेंट के थ्रू पुट अप करते हैं और वही आपका क्या बन जाता है लैंड यूज पैटर्न। जैसे कि आप देखेंगे देश में कई किस्म का लैंड हो सकता है, ठीक है। वो लैंड हो सकता है फॉरेस्टेड हो, नॉन फॉरेस्टेड हो, एरिया पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज हो, एग्रीकल्चरल यूज वाला एरिया हो, बैरन लैंड हो, वेस्ट लैंड हो। तो ये सब क्या है आपके लैंड यूज पैटर्न के अलग अलग क्लासिफिकेशन। एज ऑफ नाउ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट रिकॉग्नाइजेस 9 डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड दैट इज पब्लिश्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तो बात रही लैंड यूटिलाइजेशन की। अब हमको देखना होगा लैंड यूटिलाइजेशन जो है उस पर इम्पैक्ट कैसे आता है और कैसे वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे वो एम्बिट किया जाता है यानी उसे हम पढ़ा जाता है। तो लैंड यूटिलाइजेशन जो है आपको ध्यान देना होगा, दो फैक्टर है, ठीक है। दो फैक्टर है जो लैंड यूटिलाइजेशन जिनसे फर्क पड़ता है, ठीक है। पहला फैक्टर आप देखेंगे तो वो क्या होता है आपका जियोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर आपका होता है, ठीक है। तो जियोग्राफिकल फैक्टर जो आपका होता है, जियोग्राफिकल फैक्टर इस तरीके से हेल्प करता है कि जैसे भी लैंड की आपकी टोपोग्राफी है, जो भी कुछ लैंड में होता है वो इम्पैक्ट डालता है उसके लैंड यूज को। अगर कहीं पे बहुत जंगल है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वहाँ के लोग अगर जंगल है तो फार्मिंग की तरफ अपना रुख करेंगे। इसी के साथ अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा एजुकेशनल लेवल बहुत अच्छा है तो वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। बट जब हम जोग्राफिकल फैक्टर की बात करते हैं तो वहाँ का टेरेन, वहाँ का फॉरेस्ट, वहाँ का स्लोपिंग कैसी है, वहाँ पे किस किस्म के जंगल है, ये सब बहुत इम्पैक्ट डालता है लोगों की लैंड यूज हैबिट पे। आप दूसरा फैक्टर देखेंगे तो क्या है, देखेंगे ध्यान से, वो है ह्यूमन फैक्टर। हम ह्यूमन फैक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है ये ह्यूमन एज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एरिया के लैंड यूज पैटर्न को डिसाइड करने में। देखिए अगर कहीं पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, एजुकेशनल लेवल बहुत अच्छा है, स्किल बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, इनिशिएटिव बहुत अच्छे लिए जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो ऐसा सिटी डेवलप होगा। सिटी ही नहीं मैं कहूँगा, अगर अच्छे से उसको डेवलप किया जा रहा है तो बेटर, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मेट्रोपोलिस की तरह, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हो जाएगा जहाँ पे वो ऐसे लोगों के पास ऐसे ऑप्शंस रखेगा, ऐसे अपॉर्चुनिटीज लोगों पे रखेगा कि पीपल विल जनरली नॉट प्रेफर टू फार्म, और अगर वो फार्म करना पसंद भी करेंगे तो दैट सॉर्ट ऑफ फार्मिंग विल बी मच मोर डिफरेंट। उसको फार्म करने का तरीका काफी अलग होगा। ऐसा नहीं कि वो खेत जोत रहा है, वो इट विल ही विल यूज वेरी डिफरेंट टेक्निक्स। वो रूफटॉप फार्मिंग कर लेगा, वो अपनी किचन बालकनी में फार्मिंग कर लेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल बी इंडल्ज इन एक्टिविटीज। जैसे आप देखिए नोएडा, नोएडा एक आईटी सेक्टर है, वहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन दोस सेक्टर्स। अब देखिए अगर कोई इलाका है वहाँ पे ज्योग्राफी कैसे डिसाइड कर रही है। आप एक और चीज देखिए, आप देखेंगे आपके रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ और आसपास का जो बेल्ट है, जो आपका पूरा कोयले का बेल्ट है, वेस्ट बंगाल जो जा रहा है, सो इतने बड़े पोर्शन में जो आप देखेंगे तो वहाँ पे डोमिनेंस ऑफ मिनरल है। तो वहाँ पे डोमिनेंस ऑफ मिनरल होने की वजह से क्या है, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है और वहाँ का लैंड यूज पैटर्न ऐसा है कि वहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ द लैंड दैट इज बीन पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज यानी बैरन लैंड, वेस्ट लैंड एक्सेट्रा भी ज्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज जो वहाँ पे कंसंट्रेटेड है। आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो आपको अलग चीज दिखेगी, जंगल होने की वजह से, इनएक्सेसिबिलिटी होने की वजह से द अमाउंट ऑफ द लैंड, द फॉरेस्ट लैंड इज मच मोर। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट परसेंटेज जो ऑक्यूपाई करता है दैट इज 43% जो हमारा इंडिया है, दैट इज अराउंड प्लेन्स, ठीक है। देन अब अगला आपका क्लास है प्लेट्यूज, और देन आपका लीज जो है, ठीक है, लीज जो है आपका क्या है, माउंटेन्स। तो ये जो है दिस थिंग, अब ये हमारा क्या है, सिंपल लैंड यूज पैटर्न। जो दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर। 9 क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड है और कौन कौन सी है वो हमने पढ़ी है। अब आपको देखना होगा एग्रीकल्चरल जो आपका लैंड है, एग्रीकल्चरल जो आपका लैंड है, वो लैंड जो है उसको भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया, ठीक है। 3 कैटेगरीज ऑफ लैंड है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आपको देखना होगा कि सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी होती है करंट फैलो, ठीक है। करंट फैलो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, करंट फैलो यानी ऐसा लैंड जो फिलहाल फैलो है, अभी खाली है, हो सकता है 1 साल या 1 साल से कम तक उसे खाली छोड़ा जाता है,
फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, उस लैंड पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, सो एंड सो। फिर उसके बाद क्या होता है, इफ इट इज मोर देन 1 ईयर एंड बिटवीन 5 ईयर इट इज टर्म्ड एज पहला होता है करंट, और जब कोई लैंड 5 साल से पुराना हो जाता है देन इट बिकम्स अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। ये 3 कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है जो आपको याद होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सॉइल टाइप्स इन इंडिया। तो एज फार ऑफ एज कंसिडर्ड द आईसीआर जो है, इट हैज गिवन 8 dominant soil types in India, but as per your NCERT there are 6 dominant soil types that has been put in your textbooks। तो अब आप देखेंगे तो सबसे पहला सॉइल टाइप जिसको हम पढ़ेंगे वो है अलूवियल सॉइल, ठीक है। जो नाम आता है अलूवियल, वो आता है एक वर्ड अलूवियम। अलूवियम क्या है? अलूवियम एक्चुअल में वो सेडिमेंट्स है जो रिवर्स अपने साथ लेके आती है, क्योंकि ये मिट्टी बनी होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर से। वो ऐसे बनी है कि जब सपोज कोई नदी आई, वो अपने साथ, आपको पता है नदी अपने यूथ स्टेज में इट इज एक्टिवली eroding the things around itself, it is transporting them, and at its maturity states it just settles them at their base, अपने बेस पे सेटल करती है ना, तो वो एलुवियल मिट्टी है, ठीक है। एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इरोजन से जो मिट्टी बनी है। और दूसरी बात क्या है, द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल इज दैट इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द सबसे बड़ी जो मिट्टी है जो हमको क्लासीफाई कर रही है इंडिया में, वो यही मिट्टी है। एंड थर्डली आप देखेंगे तो इस मिट्टी में एक सिस्टम होता है ओल्ड एंड न्यू स्टाइल का, जिसे आप बोलते हो खदर एंड भांगर, एज के बेस पे क्लासीफाई की जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मिट्टी जो है इट इज ऑल्सो हैज 2 फेजेस, इसके 2 फेज होते हैं, ठीक है, उन द बेसिस कि इस पे जो पार्टिकुलेट साइज है वो कितना है, ठीक है। पहला आपका होता है खदर, ये पतली सी स्ट्रिप होती है जिसे आप कहते हो तराई, ठीक है, तराई थोड़ी। और उसके ऊपर क्या होती है यहाँ पे भाबर, ठीक है, तराई और भाबर। तो तराई नीचे होती है और भाबर ऊपर होता है। और याद रखना है जो आपका भाबर है, ठीक है, जो आपका क्या है भाबर, भाबर एक बहुत पतली स्ट्रिप है। भाबर कोई ऐसे बहुत थिन स्ट्रिप, थिक स्ट्रिप नहीं है, एक थिन स्ट्रिप है। भाबर एक थिन स्ट्रिप है। और तराई जो है वो ज्यादा ब्रोडर स्ट्रिप है, ठीक है। पोरोसिटी दोनों की अलग अलग है। पोरोसिटी मतलब पानी कैसे अंदर जाता है, वो उसे हम पोरोसिटी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अलुवियल सॉइल के। इसके अलावा आपको देखना है कोस्टल प्लेन में, डेल्टाज में भी यही मिट्टी मिलती है। और सबसे बड़ा ग्रुप जो है ये अलुवियल सॉइल का ही है इंडिया में। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपकी रेड एंड येलो सॉइल्स, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल्स क्या है, देखिए रेड एंड येलो सॉइल्स बेसिकली वो मिट्टीज है जो कि डिग्रेडेशन ऑफ इग्नियस क्रिस्टलाइन रॉक से बनी है। देखिए इग्नियस रॉक का जब डिग्रेडेशन हुआ तो ये मिट्टी बनी। जनरली ऐसे इलाके जहाँ पे बारिश की मात्रा थोड़ी कमी होती है वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आपने बहुत फेमस जगह सुनी होगी हल्दी घाटी, ठीक है। हल्दी घाटी वाला जो इलाका है वहाँ पे ये मिट्टी आपको डोमिनेटली मिलेगी। कुछ इलाके हैं आपके रायलसीमा प्लेट्यू के, ठीक है, तमिलनाडु में या अदर रीजन्स ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, वहाँ पे भी ये मिट्टी मिलेगी। तो ये कुछ पोर्शंस है। इसके अलावा इस मिट्टी में जो लाल कलर है वो होता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड जो होती है इसमें घुल मिल जाती है और इसलिए इसको ये एक चटक लाल कलर देती है। आप देखेंगे इसका रेड एंड येलो अटैच्ड है। रेड एंड येलो क्यों अटैच्ड है, क्योंकि जब ये हाइड्रेटेड होती है तो येलो होती है, और जब ये अनहाइड्रेटेड होती है तो इट चेंजेस इट्स कलर इनटू रेड। हाइड्रेटेड मतलब पानी जब उसमें आता है when it bind itself with water, and और रेड कलर हुआ है जब वो बाइंड नहीं कर रही होती है। अगली मिट्टी बहुत जरूरी लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट जो वर्ड आया है, ठीक है, लेटराइट एक वर्ड है, लेटर वर्ड है, उससे आया है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक, ठीक है। ब्रिक क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये मिट्टी जो होती है ना, जब ये मॉइस्चर जो है लॉस कर लेती है, ड्राई हो जाती है, तो इट बिकम्स लाइक ब्रिक, ठीक है। और ये बहुत लार्जली यूज की जाती है ब्रिक के कंस्ट्रक्शन में भी। इस मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी इसमें एक समझने वाली बात है, ये मिट्टी बनी कैसे, ठीक है। ये बनी है लीचिंग से। लीचिंग क्या है, लीचिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे मिनरल्स है वो पानी के साथ घुल के, और डाउनवर्ड एक्शन होने के कारण, क्योंकि पानी इन्फिल्ट्रेट करेगा, सतह से नीचे इन्फिल्ट्रेशन करेगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, क्योंकि ज्यादातर मिनरल वाटर सॉल्युबल है। तो वो मिनरल जो कि हल्के हैं, वाटर सॉल्युबल है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे मिनरल्स नीचे चले जाएंगे। और जो मिनरल हैवी मिनरल्स है, ठीक है, एल्यूमिनियम, निकल और आयरन, ये मिनरल ऊपर रह जाते हैं। और ये मिनरल जो ऊपर रह जाते हैं तो सिलिका के साथ मिलके ये सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। तो ऐसी सॉइल्स क्या होती है, ऐसे इलाके में होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वर्षा वनों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि सीधी रेस पड़ती है तो अमाउंट ऑफ एवपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। उस वजह से वहाँ पे रोज़ बारिश होती है। और उस रोज़ बारिश, उस ज़्यादा गर्मी की वजह से वहाँ की मिट्टी लीच हो जाती है, और लीच होने की वजह से सारे मिनरल उसमें नीचे चले जाते हैं, और ऊपर जो मिट्टी बचती है इट इज़ नॉट वेरी रिच, वो उसमें फर्टाइल नहीं होती, उसमें ह्यूमस भी नहीं होता है,
ठीक है, और बाकी चीज़ें भी एब्सेंस होती है उसमें, ठीक है। ऐसी मिट्टी क्या है, ऐसी मिट्टी इज़ नॉट फिट फॉर जनरल एग्रीकल्चर। उसमें आप देखेंगे तो कैश्यू नट जैसी क्रॉप्स और टपोइका जैसी क्रॉप्स और जो भी आप नट्स खा रहे हैं, स्पाइसेस आप देख रहे हैं, तो जो वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स है ना, उसमें ये मिट्टी बहुत डोमिनेंटली आपको मिलेगी। अगली मिट्टी, ठीक है, अगली मिट्टी जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जो हमको पता होनी चाहिए, वो क्या है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। तो बच्चों फॉरेस्ट सॉइल क्या है? देखिए फॉरेस्ट सॉइल एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। आपको जो मिट्टी है आपको वर्षावनों में मिल रही है वो भी फॉरेस्ट सॉइल ही है। आपको जो मिट्टी जंगलों में मिल रही है, जंगल जंगलों में, वो भी फॉरेस्ट सॉइल है। एक मिट्टी वो है जो आपको पहाड़ में मिलती है, वो भी फॉरेस्ट सॉइल है। तो आपकी बुक में स्पेसिफिकली जिस मिट्टी की बात की गई है दैट इज़ माउंटेन सॉइल। आप देखें अगर आप जनरल बात करें तो फॉरेस्ट सॉइल में वैसे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देखिए ना पत्ते दिन भर झड़ रहे हैं, डेड डिकेइंग मैटर दिन भर मिल रहा है, अमाउंट ऑफ ह्यूमस इज जनरली वेरी रिच, वो ब्लैक कलर की होगी एकदम। बट आपकी बुक में जिस मिट्टी के ऊपर स्ट्रेसफुल तरीके से जोर दिया गया है वो माउंटेन सॉइल है, ठीक है। अब आप समझिए क्योंकि माउंटेन की स्लोप्स में बारिश का पानी जब आता है तो फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, और वो फ्लो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है कि जो मिट्टी है उसमें टिके। इसीलिए आप देखेंगे पहाड़ों की मिट्टी में पेबल्स, कंकड़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फाइन मिट्टी जो होती है वो पानी के साथ वॉश आउट हो चुकी होती है। पीछे जो बचता है वो ज़्यादातर हार्ड स्टोन्स और ज़्यादातर अनवेदर्ड, फाइन अनवेदर्ड मटेरियल बचता है। और क्योंकि ह्यूमस साथ में नीचे चला जाता है, आपको समझना होगा ह्यूमस एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द सॉइल है, ये उसकी बफरिंग कैपेसिटी प्रदान करता है। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है? बफर केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, बफर क्या होता है? ऐसा कोई भी सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ पीएच चेंज, पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, तो बफर होता है। तो वो जो बफर सॉल्यूशन है, वैसे ही मिट्टी का बफर है ह्यूमस। अब वो वॉश आउट हो गया तो मिट्टी इन द एंड कैसी हो जाएगी? एसिडिक। तो इसलिए ऐसी मिट्टी काफ़ी एसिडिक होती है। स्लोप्स पे होने वाली मिट्टी आपको कंफर्टाइल मिलेगी, जनरल सी बात है ना, ये मस्त चला के कंफर्टाइल होगी, अनवेदर्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो मिट्टी कह रहा है वो वैलीज में मिलती है, दैट इज कंपैरेटिवली मोर एंड मोर फर्टाइल, उससे ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। और उससे ज़्यादा फर्टाइल होती है तो क्या होता है, सच सॉइल्स में लोग ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, वैलीज में। माउंटेन में कम फार्मिंग की जाती है, क्योंकि पानी के भी बहुत इशू है, पानी का स्रोत कम है, रेनफॉल तो है बट वो टिकती नहीं है। तो इन सब कारणों की वजह से मिट्टी एसिडिक भी हो जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी माउंटेन सॉइल के, सिंपल सी बात है। स्टेट्स जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एटसेट्रा, आपको ये सॉइल काफ़ी डोमिनेंट मिलेगी, ठीक है। अगली मिट्टी जिसकी हम बात करेंगे वो रहने वाली है आपकी एरिड मिट्टी, ठीक है। एरिड मिट्टी यानी शुष्क मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो एरियाज ऑफ वेरी लो रेनफॉल में आपको मिलती है, ठीक है। ऐसे एरियाज हैं हमारे देश में कई जगह जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, तो वहाँ पे ये मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इस मिट्टी में कंकर फॉर्मेशन होता है। देखिए कंकर फॉर्मेशन क्या है, कंकर फॉर्मेशन क्या है, देखिए कंकर, इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे एलुवियल से। एलुवियल वाला जो कंकर है वो क्या है, कैल्सीरियस डिपॉजिट है, पत्थर के जैसे डिपॉजिट होते हैं, जो कि आपको अक्सर भाबर रीजन में मिलेंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ जो इन्फ्लक्स आता है उसकी वजह से कई बार कैल्शियम के पत्थर बन जाते हैं। ये जो है ना, ये कंकर जो है एक हार्ड पैन है, ऐसा एक हार्ड पैन है जो कि आपको डेजर्ट सॉइल के केस में मिलेगा। ये हार्ड पैन क्या करता है, ये हार्ड पैन पानी का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देता। इन्फिल्ट्रेशन मतलब पानी ऐसे डाउनवर्ड नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। अब इसको समझिए होता क्या है, जब बारिश होती है तो पानी जमा होता है ऐसे इलाकों में जो लो लाइंग है डेजर्ट में, और वहां पे जब पानी जमा होता है तो क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो पानी स्टे नहीं होता है और वो वहीं पे रह जाता है, और फिर वो पानी जो होता है इवेपोरेट होने के बाद अपने पीछे नमक छोड़ जाता है। और क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है तो एक इम्परमिएबल लेयर पैन के रूप में लैंड के ऊपर बिछ जाती है, जो कि पानी को अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं होने देती। इसीलिए आप देखेंगे रेगिस्तान में ग्राउंड वाटर लेवल कम होता है कि ये लेयर बन जाती है, एक बार पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर भी कहाँ से आएगा। और ऐसी मिट्टी जो होती है, ऐसी मिट्टी फिट फॉर एग्रीकल्चर नहीं होती है, ठीक है। आप कुछ इंटरवेंशन करके आप इसमें खेती कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड खेती, ज्वार बाजरा या ऐसी फसलें जो ऐसा गर्म मौसम, ऐसा शुष्क मौसम को जो झेल जाए, ठीक है। ऐसी ही आप यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं, वो भी अगर एग्रीकल्चर का आपके पास, वो भी इरिगेशन का आपके पास प्रबंध है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि आज आपको समझना होगा इरिगेशन होता क्या है, ठीक है। बहुत से एक मिसकंसेप्शन, इरिगेशन क्या है, अप्लाइंग ऑफ वाटर इज नॉट इरिगेशन, अप्लाइंग ऑफ आर्टिफिशियल वाटर इज इरिगेशन, ठीक है। अब आप देखेंगे डोमिनेटली, अगर अब मैं बोलूँ पानी कहाँ से मिलता है खेतों, नेचुरल सोर्स क्या है, बारिश। बारिश एक नेचुरल सोर्स है। आप नदी से पानी ला रहे हैं कैनाल्स के थ्रू, तो वो नदी नहीं आ रही है चल के, आपने कैनाल बनाई है ना, उसके थ्रू पानी आए, तो आर्टिफिशियली आपने ऑगमेंटेशन किया है पानी को अपने लाने तक। आप बोरवेल खोदते हैं तो बोरवेल पहले से नहीं था, ट्यूबवेल पहले से था, हाँ वहाँ एक नेचुरल सोर्स हो सकता है, बट
आपका बोरवेल, ट्यूबवेल, ये जो हमने अब इरिगेशन मेथड डिवाइस किए हैं, ये यार इरिगेशन मेथड है, यानी हमने खुद डिवाइस किए हैं, सप्लीमेंट किया है पानी लाने के लिए। तो वैसे ही इस मिट्टी पे पॉसिबल है एग्रीकल्चर, बट वो भी अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। लास्टली हम क्या देखेंगे कि कैसे कैसे हमने पिछले जब क्लास में देखा था सॉइल इरोजन, हमने ये कॉन्सेप्ट छूटा था कि हमको कैसे कैसे हम सॉइल के इरोजन से बच सकते हैं, ठीक है, बच सकते हैं। तो बचने के बहुत तरीके हैं। देखिए, आपको समझना होगा सॉइल इरोजन से दो तरीके से हम बेसिकली हम टैकल करते हैं। एक तो आपका बच्चा होता है इंजीनियरिंग मेथड्स। इंजीनियरिंग मेथड में आप क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और दैट फिजिकल स्ट्रक्चर विल हेल्प यू टू स्टॉप द वाटर, एयर, एनी एजेंट दैट इज कॉजिंग इरोजन। फॉर एग्जांपल आई से चेक डैम, ठीक है, आपके पास चेक डैम्स होते हैं, बर्न्स होती हैं, और भी कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन बर्न्स होती हैं, कई किस्म की बर्न्स बनाई जाती है। बर्न्स क्या होती है, मेढ़े, ठीक है, कई जगह पे क्या करे जाते हैं, सिर्फ छोटे छोटे खड्डे खोद के छोड़ दिए जाते हैं। वो एक क्या है, एक इंजीनियरिंग अप्रोच है कि आपने खड्डे खोद के छोड़ दिए तो धीरे धीरे क्या होगा, खड्डों में पानी भरेगा, द होल्स विल गेट फिल्ड विद वाटर, एंड धीरे धीरे आपके जो इलाका है, खेत है, उसके आसपास का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी तरीका है, जैसे मैंने कहा चेक डैम्स। चेक डैम्स क्या होते हैं, जो आपकी स्ट्रीम्स होती है उनके आगे एक डैम्स बनाए जाते हैं, हो सकता है लकड़ी के हों, सीमेंट के हों, पत्थर के हों, कुछ के भी हो सकते हैं, ताकि टेम्पररी पानी को रोका जा सके और उस पानी को इन्फिल्ट्रेट कराया जा सके, ना कि उसे बहने दिया जाए। तो ये सब क्या है, तरीके हैं ताकि आपके मिट्टी के इरोजन को रोका जाए, और साथ के साथ पानी का जो इन्फिल्ट्रेशन है, पानी का जो नीचे जाना है उसको इंक्रीज करेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल भी अपने आप बढ़ेगा। ये आपके इंजीनियरिंग मेथड्स है। एक मेथड होता है आपका एग्रोस्टेटियल मेथड, या आप सिंपली समझिए आप फार्मिंग के थ्रू जो प्रैक्टिसेस करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इंजीनियरिंग मेथड में एक और है, देखेंगे आप लैंड स्टेबलाइजेशन। लैंड स्टेबलाइजेशन क्या होता है, कभी कभार आप देखेंगे रोडों के ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, तो जालियों के थ्रू, या एक तरीका और होता है कि आर्टिफिशियली आप क्या उगाएं, उसके ऊपर एक वेजिटेशन उगा दें। ये सब इंजीनियरिंग मेथड में ही आता है। एग्रीकल्चरल मेथड में सबसे अच्छा तरीका आपने सुना होगा मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन। ये एक कंपोनेंट है मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन। हम इसमें क्या करते हैं कि एक ही फसल को नहीं उगाते, क्योंकि देखिए आप एक ही फसल उगाएंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आएगी, क्योंकि अगर हम राइस की बात करें, उसकी डिमांड नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा है, पानी की बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक साल राइस उगा रहे हैं, अगले साल आप कोई और फसल उगा रहे हैं उसी सीजन की, जो कि कम पानी लेती है और वो पोटैश ज़्यादा खाती है, तो आप क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सॉइल की नीड को भी, अपनी नीड को भी, और सॉइल में अननेसेसरी जोर नहीं आ रहा है। इसीलिए मिक्स्ड फार्मिंग या क्रॉप रोटेशन, बार बार क्रॉप को बदलना, मिक्स फार्मिंग यानी एक साथ कई फसलों को उगाना, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। इस पैटर्न को हम फॉलो करें तो आपकी सॉइल बच सकती है रोड होने से। इसके अलावा स्ट्रिप क्रॉपिंग आप कर सकते हैं कि घास उगा के आप छोड़ दें, या अलग अलग मेच्योरिटी पे होने वाली क्रॉप्स को आप उगाएं। अलग अलग मेच्योरिटी यानी क्रॉप्स की मेच्योरिटी पीरियड अलग अलग होता है ना, तो आप इस तरीके से क्रॉप उगाएं कि आपकी हर टाइम कोई ना कोई क्रॉप आपके फील्ड में हो। दैट दैट पैटर्न आप फॉलो करें। और तरीके भी हैं, जैसे टेरेस फार्मिंग है, आप सीढ़ी नुमा खेती जिसे कहते हैं। सीढ़ी नुमा खेती में आप क्या करते हैं, किसी स्लोप पे आप खेती करते हैं तो स्लोप्स को आप स्टेप के फॉर्म में कट कर लेते हैं, ताकि आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर जो लॉस हो रहा है वो कम हो जाए धीरे धीरे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिनसे हम चीज़ों को, हम सॉइल इरोजन को होने से रोक सकते हैं। ये हमारी कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए स्मार्ट इरिगेशन आप यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि पानी फ्लो होता रहता है और वो वेस्ट होता रहता है, साथ में मिट्टी भी जाती रहती है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हम स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, स्मार्ट एग्रीकल्चर आप क्या करते हैं, फार्मिंग हम इस तरीके से करते हैं कि ताकि आपकी फसल बची रहे। देखिए आप क्या करेंगे कि आप स्मार्ट इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं, सपोज ड्रिप इरिगेशन आप यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जितना पानी चाहिए आप उतना ही अप्लाई करेंगे। अगर जितना पानी चाहिए उतना अप्लाई करेंगे, पानी भी सेव होगा, आपका इरोजन भी कम होगा, ठीक है। और भी आप करते हैं, जैसे शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक आप लगाते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक स्क्वायर फील्ड है सपोज आपका, तो आप उस स्क्वायर फील्ड के आसपास जहाँ पे उसका बॉर्डर है, वहाँ पे आप ट्रीज उगा लेंगे, ऐसे ट्रीज जो आपके लिए वायबल हैं। आप फ्रूट के ट्रीज उगा सकते हैं, आप टिम्बर के लिए पॉपुलर के पेड़, यूकेलिप्टस के पेड़ उगा सकते हैं, ताकि जो इनकमिंग विंड है उसको रोका जा सके, और आपका जो अमाउंट ऑफ जो इरोजन है जो कि विंड से हो रहा है उसको भी हम कंटेन कर सकें। तो ये कुछ मेथड्स हैं और वेज हैं एग्रीकल्चरली, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इरोजन को रोक सकते हैं। तो आज का लेक्चर बच्चों में ये ख़त्म करते हैं। तो इसी लेक्चर के साथ आपका चैप्टर 1 रिसोर्स इन डेवलपमेंट हम ख़त्म कर रहे हैं आज, और आगे भी हम चैप्टर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। आपके जो भी सजेशंस हैं
प्लीज़ हमको कमेंट के थ्रू अपडेट कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जो कि डेडिकेटेडली बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर करें और चैनल को प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।